हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर कोर पेपर 10 के बारे में। दोस्तों, कोर पेपर 10 का इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उन दोनों को ज़रूर देखिएगा। आप लोग अगर सीरियल से देखेंगे तो पूरा जो सिलेबस है आपको पूरा आसानी से समझ में आएगा। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो में हम लोग पूर्वी समस्या नाम का टॉपिक देखे, उसके बाद क्रीमिया युद्ध, ठीक है। उसके बाद क्रीमिया युद्ध देखने के बाद दोस्तों ये वाला टॉपिक देखिएगा तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, मतलब बढ़िया से समझ आएगा ये पूरा सिलेबस, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों टॉपिक आप लोग देख लिए हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, जा कर के देख लीजिए, ठीक है। मेरे कहने पे दोस्तों एक बार देख लीजिए, इससे आपका ये टॉपिक समझना बहुत ही आसान होगा। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? क्रीमिया युद्ध के कारण और परिणाम तक, ठीक है। और दोस्तों उसके आगे हम लोग चलते हैं। दोस्तों, हम लोग देखे थे कि क्रीमिया युद्ध शांत कैसे हुआ। क्रीमिया युद्ध शांत हुआ रूस के शासक जार निकोलस का मृत्यु के पश्चात। दोस्तों, ये जार अलेक्जेंडर था, वो रूस का शासक बना था। दोस्तों, शासक बनने के साथ साथ उनका बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा, और उन्होंने बहुत सारे सुविधाएं और सुधार किए, और आज हम लोग उन्हीं सुधारों को एक एक कर करके डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, यही टॉपिक है आज का, तो पूरा ध्यान से सुनिएगा। आपको इस वीडियो के बाद इस टॉपिक को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार पूरा ध्यान से वीडियो को एंड तक देख लेना है दोस्तों, ठीक है। और एक एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आंसर का शुरुआत कैसे करते हैं? प्रश्न है, जार अलेक्जेंडर द्वितीय के सुधार आंदोलन का वर्णन करें। दोस्तों, ये सुधार आंदोलन यानी सुधार क्या क्या किया उनके बारे में लिखना है। जार अलेक्जेंडर द्वितीय के सुधार आंदोलन। 1855 ईस्वी में रूस में जार निकोलस प्रथम की मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये जार निकोलस वही थे जो क्रीमिया के युद्ध में पूरी लिप्त था, और कहा जा सकता है कि उनके कारण ही क्रीमिया का युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद उसका पुत्र जार अलेक्जेंडर द्वितीय सम्राट बने, ठीक है। उनके बाद कौन बने? 1855 में उनका मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलेक्जेंडर द्वितीय रूस का शासक बना, ठीक है। उसने अपने पिता के विपरीत उदारवादी शासन को अपनाया, यानी उनके पिता जो कट्टर शासक था उनके स्थान पर ये एकदम उदारवादी शासक बना, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे सुविधाएं प्रदान किए रूस को, और कई सारे रिफॉर्म्स किए। उसने अपने पिता के द्वारा की गई दमनकारी शासन के कारण उपजे जनता की असंतोष और अव्यवस्था को देखते हुए बहुत से सुधार करने की प्रयास किया। यानी उन्होंने देखा कि किस तरह से मतलब उनके पिताजी जनता पर दमनकारी नीति अपनाता था। इसी कारण उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किया जिससे जो बहुत सालों से चली आ रही जो रूस की जनता था, जो शासक से असंतोष था, उसको किस तरह से ठीक किया जा सके, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या क्या काम किया हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या? दास प्रथा का अंत। दोस्तों, रूस में क्या था? रूस में उस टाइम बहुत बड़ी मात्रा में दास थे, ठीक है। तो उन्हीं को पूरा समझना है। इस समय रूस में दास प्रथा काफ़ी चरम पर था। 1860 ईस्वी में रूस की जनसंख्या का लगभग आधा भाग अर्थात 4 करोड़ लोग कृषि दास थे। इनमें से 2 करोड़ लोग राजकीय भूमि पर काम करने वाले दास थे। बाकी 2 करोड़ दास चर्च और कुलीन वर्ग के अधिकार था। यानी दोस्तों, रूस में बड़ी जो जनसंख्या था, यानी आधा आधी कह सकते हैं थे कि वो दास थे। दास मतलब कृषिक दास, यानी मतलब खेती बाड़ी में लिप्त काम करने वाले वो दास, ठीक है। और बाकी जो 2 करोड़ दास था वो या तो चर्च के वहाँ पर काम करते थे, या फिर कुलीन वर्ग के काम करते थे, उनके अंडर में रह कर के काम करते थे, ठीक है। रूस के सुधारवादियों के अनुसार जब तक रूस में दास प्रथा का खत्म ना किया जाए तब तक रूस में विकास संभव नहीं। यानी
वहाँ पर सुधारवादियों का मानना है, जो रिफॉर्म्स करने वाले व्यक्ति थे, उनका मानना था कि जब तक रूस में दास प्रथा का ख़त्म नहीं होगा, तब तक रूस में विकास संभव नहीं है। अतः ज़ार ने दास प्रथा को ख़त्म करने की दिशा में प्रयास करने लगे। इस संबंध में उन्होंने 1856 ईस्वी में घोषणा पत्र प्रकाशित किया, यानी एक विल पास किया। इस घोषणा पत्र में उसने सबके लिए समान न्याय संबंधित कानूनों की व्यवस्था यानी आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है दोस्तों, कभी कभी लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो सब मत समझिएगा। मैं कॉन्सेप्ट क्या दे रहा हूँ उसके बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी क्या हुआ दोस्तों, जो रूस के जनता था, रूस की जनता बड़ी संख्या में दास थे। ठीक है, तो और रूस में जो भी सुधारवादी व्यक्ति थे, जो चाहते थे कि रूस में सुधार हो, उनका मानना था कि रूस में बहुत बड़ी संख्या में जो दास है, यही उसका मेन रीज़न है यहाँ में सुधार नहीं होने का कारण। ठीक है, तो क्या किया, सबसे पहले इन्हीं सबका सुधार किया और एक बिल पास किया 1856 में। उनके हिसाब से सभी के लिए कानून समान होगा। ठीक है, 19 फरवरी 1961 में राज्यज्ञ द्वारा कृषक दास समाप्त कर दिया गया, यानी इस समय तक एक बिल पास किया गया, अध्यादेश जारी किया और पूरी दास जो व्यवस्था था उसको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जार अलेक्जेंडर द्वितीय को मुक्तिदाता जार कहा जाने लगा। दोस्तों ये सवाल आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सवाल कैसे आएगा, सवाल आएगा मुक्तिदाता जार किसे कहा जाता है, तो जार अलेक्जेंडर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कृषक दास से स्वतंत्र प्राप्त हो जाने के बाद कृषकों की स्वतंत्रता आजीविका साधन प्राप्त हो गई। कृषकों की दशा में सुधरने से उनका समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त हो गए। बहुत से कृषक पिलियों और फैक्ट्रियों में काम करने लगे। इसके बाद रूस में औद्योगिक विकास शुरू होने लगा, यानी जैसे ही ये बिल पास हो गया और सभी को अपना अपना समान न्याय व्यवस्था मिलने लगा, तो क्या हुआ, जो कृषक था वो अपने अपने खेतों में काम करने लगे और किसी की दबाव में नहीं रह करके स्वतंत्र सब कुछ काम करने लगे। और बहुत सारे कृषक क्या हुआ, फैक्ट्री और कई दूसरे जगह में काम करने लगे और इस प्रकार क्या हुआ, रूस में औद्योगिक विकास होना शुरू हो गया। ठीक है, तो मोटा मोटी दोस्तों ये कह सकते हैं कि रूस का जो मेन सुधार किया वो दास प्रथा का अंत किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट था न्याय व्यवस्था में सुधार। न्याय व्यवस्था में किस प्रकार सुधार किया, ध्यान दीजिएगा। तत्कालीन शासन व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में भेदभाव, भ्रष्टाचार आदि चरम पर था। यानी उस टाइम जो रूस में न्याय व्यवस्था में बहुत सारे भेदभाव होते थे, भ्रष्टाचार होते थे और इसका जो लेवल है भ्रष्टाचार का वो एकदम अपर लेवल हो गया था। ठीक है, न्यायालयों के न्यायाधीश कानून की उचित जानकारी नहीं रखते थे, यानी जो न्यायालय के न्यायाधीश होते थे यानी जज होते थे, उनको न्याय के बारे में, कानून के बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी। ठीक है, इसी वजह से निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाते थे। मुकदमे काफ़ी लंबे समय तक चलते थे। ऐसे में लोगों को समय पे न्याय नहीं मिल पाता था। इन सब के कारण रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने न्याय संबंधित सुधार करने की दिशा में प्रयास किया। यानी उस टाइम न्याय व्यवस्था में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था, जज को उतना सारा कानून की जानकारी नहीं होती थी, इसलिए वो निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाते थे और जो मुकदमे होते थे वो डिले ही होता जाता था। ठीक है, तारीख पे तारीख होता रहता था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने दास प्रथा को अंत कर दिया। उसके बाद न्याय व्यवस्था को सुधारने की दिशा में काम किए। ठीक है, उन्होंने सन 1858 ईस्वी में वित्त मंत्रालय के उच्च अधिकारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। यानी 1858 ईस्वी में क्या किया दोस्तों, एक वित्त मंत्रालय के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इसके पश्चात सन 1861 ईस्वी में
उसके द्वारा प्रस्तुत सुझाव के आधार पर एक नई एवं उन्नत न्याय प्रणाली लागू की गई। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट उनका काम था स्थानीय शासन में सुधार। जनवरी 1864 ईस्वी में राज्यज्ञ प्रकाशित की गई, यानी एक अध्यादेश, एक बिल पास किया गया। इसके अनुसार स्थानीय शासन के लिए कोई प्रशासनिक सुधार किए गए, यानी बहुत सारे कई प्रशासनिक सुधार किए गए। प्रत्येक जिले में 2 नए स्थानीय परिषदों का गठन किया गया। ये परिषदें समाज में कृषक, कुलीन एवं व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। यानी क्या किया, एक बिल के तहत हर एक जगह में प्रशासनिक सुधार के लिए प्रत्येक जिला में 2-2 परिषद का गठन किया। और वो क्या करते थे, समाज के जो कृषक वर्ग थे, कुलीन वर्ग था और व्यापारी वर्ग था, उनका प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है ना। सड़क एवं पुलों का जीर्णोद्धार कराना, शिक्षा एवं सफाई की देखभाल एवं व्यवस्था कराना, अकाल के समय व्यवस्था कराना एवं स्थानीय झगड़ों का निपटारा कराना आदि जिला एवं प्रांत परिषदों के कार्य क्षेत्र में दिए गए। यानी ये जो जिला परिषदों का गठन किया गया, इनका काम क्या क्या था, जो भी सड़क पुल टूट गए हैं उनका मरम्मत कराना, सफाई का ध्यान देना, शिक्षा में ध्यान देना और अकाल के समय कोई भी भूखे न मरे, इन सब का ध्यान देना उन परिषदों का काम था। इसके अलावा 1870 ईस्वी में प्रत्येक नगरों के लिए म्युनिसिपल काउंसिल का भी गठन किया गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से वो स्थानीय स्वशासन का में सुधार किया। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे सेना में सुधार, किस तरह से वो सेना में सुधार करते थे। ठीक है, सेना में सुधार क्या क्या किया। 1824 ईस्वी में उन्होंने कानून पारित किया गया। इस कानून के अंतर्गत 20 वर्ष के नवयुवकों के लिए 6 वार्षिक सैन्य सेवा अनिवार्य घोषित कर दी गई। यानी 1824 में एक बिल पास हुआ और उस बिल के तहत 20 वर्ष के आयु के जो भी नवयुवक थे, यानी नौजवान थे, उन लोगों के लिए 6 वर्ष का सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी। यानी 6 साल तक सभी को सेना में भर्ती होना ही है और अपना देश का सेवा करना है। इसके अलावा सेना के विभिन्न विभागों को पुनर्गठन की गई, यानी नवीनीकरण किया गया, यानी रिफॉर्म्स किया गया, चेंज किया गया, कई सुधार किए गए। इन सब सुधारों के परिणाम स्वरूप रूस की सेना की क्षमता में निरंतर वृद्धि होती चली गई। यानी इस चेंजेस के वजह से लगातार में जो चेंजेस कर रहे थे, उन चेंजेस के वजह से जो रूस का सेना है वो एक प्रबल सेना होकर के खड़ी हुई। ठीक है, आगे है दोस्तों शिक्षा में सुधार। ज़ार अलेक्जेंडर द्वितीय में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही से सुधार किए। यानी जो ज़ार अलेक्जेंडर थे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए। उन्होंने 1864 ईस्वी में एक अधिनियम के आधार पर विभिन्न संस्थानों एवं व्यक्तियों की प्राथमिक विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की। यानी उन्होंने एक बिल पास किया 1864 ईस्वी में और इस अधिनियम के द्वारा विभिन्न संस्थानों को और व्यक्तियों को विद्यालय खोलने की अनुमति दी। विद्यालयों के प्रबंधन में बहुत से सुधार किए। उन्होंने जार निकोलस के समय विश्वविद्यालय पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिए। यानी जब जार निकोलस सत्ता में थे उस टाइम उन्होंने विश्वविद्यालय पर बहुत सारे बैन लगा दिए थे। बहुत सारे विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया था। उन सारे विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से जो जो एलिगेशन लगाए गए थे, जो जो बैन लगाए गए थे, सबको ख़त्म कर दिया। और 1870 के बाद स्त्रियों को उच्च शिक्षा का भी अधिकार दिया गया। यानी उससे पहले स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था रूस में। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आर्थिक सुधार। किस तरह से वो आर्थिक सुधार में काम करते हैं वो देखेंगे हम लोग। ज़ार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा किए गए सुधारों के परिणाम स्वरूप रूस में तेजी से औद्योगिकरण हुआ। परिणाम स्वरूप कारखानों की संख्या में वृद्धि होती गई और मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा।
1861 ईस्वी में व्यापार एवं उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ऑफ रशिया की स्थापना की गई। दोस्तों ये सवाल आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1861 ईस्वी में बैंक ऑफ रशिया का स्थापना किया गया। दोस्तों क्या किया, जो जार अलेक्जेंडर द्वितीय थे उन्होंने तेजी से औद्योगिकरण करना शुरू कर दिया, बहुत सारे मशीन लगाए और फैक्ट्री और कारखानों का भी निर्माण करवाया। 1860 से 70 ईस्वी के दौरान रूस में विदेशी व्यापार काफ़ी बढ़ गई। रेलवे का विस्तार से व्यापार एवं उद्योग में काफ़ी प्रगति हुई। ठीक है, यानी 1860 से लेकर 70 के दौरान रूस में व्यापार बहुत ही बढ़ गया था और उसी दौरान रेलवे का भी विस्तार हुआ। दोस्तों नेक्स्ट सुधार अन्य सुधार में देखेंगे। इसके अलावा उन्होंने बहुत से अन्य सुधार भी किए। कौन किए दोस्तों? जार अलेक्जेंडर द्वितीय, ठीक है ना। जार निकोलस शासनकाल में निकोलस प्रथम ने के विरुद्ध विद्रोह करने के कारण साइबेरियाई डिक्रोवेस्ट को जार ने मुक्त करा दिया। यानी दोस्तों जब जार निकोलस प्रथम शासन कर रहे थे उस टाइम पर उनके विरुद्ध साइबेरिया डिक्रोवेट्स नामक एक व्यक्ति ने विद्रोह किया था, जिसे जार निकोलस प्रथम ने बंदी बना कर रखा था। जैसे ही जार अलेक्जेंडर द्वितीय प्रथम जो शासन पे आए तो उन्होंने सबसे पहले इनको बंदी मुक्त कर दिया। ठीक है, तमाम राजनीतिक बंदियों को आज़ाद कर दिए गए, विश्वविद्यालयों को स्वायत्ता की गई, यानी पुनः फिर से विश्वविद्यालय को स्टार्ट किया गया एवं प्रत्येक वर्ग के छात्रों को प्रवेश करने की सुविधाएं दी गई। विदेश यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया, यानी विदेश यात्रा में जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें को भी समाप्त कर दिया गया। यानी अब रूस के व्यक्ति विदेश की यात्रा भी कर सकते थे। समाचार पत्र संबंधित प्रतिबंध को कठोर नियम को कर दिया, समाप्त कर दिया। यानी उस टाइम पर बहुत सारे समाचार पत्रों को भी बैन कर दिया गया रखा था, उसको भी समाप्त कर दिया और फिर से समाचार पत्र स्टार्ट हुआ। ठीक है, रेलवे एवं विदेश यात्रा संबंधित सुधार में भी उदार नीति का परिचय दिया। यानी उनका जो विदेश नीति था वो भी बहुत ही उदारवादी नीति ये हुआ, सिद्ध हुआ और रेलवे का भी प्रगति उस टाइम में हुआ। दोस्तों उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये रहा दोस्तों आप लोगों का जार अलेक्जेंडर का आंतरिक सुधार। ठीक है, अभी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों उनका जो विदेश नीति क्या था, उस विदेश नीति को। ठीक है, तो पूरा वीडियो अगर आप देखे हैं तो वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।